Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. ओके, करते स्टार्ट। आज हम कुछ वेक्टर 3D के अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन डिस्कशन में आपका ये टॉपिक भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, तो ध्यान से सुनना समझना। कहीं पे भी डाउट आता है तो पूछ लेना, ठीक है? करें स्टार्ट। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, ये 2025 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 2025 में शुरू के दो क्वेश्चन आए हुए थे एक सेट में। ए एंड बी आर टू यूनिट। हमेशा वेक्टर के जब भी क्वेश्चन आते हैं, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना, हर डेटा को कैसे इस्तेमाल करना है, बहुत काम आता है।
ए एंड बी यूनिट वेक्टर गिवन है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों के बीच में एंगल भी गिवन है π/4, π/3। अब ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो पूरे वेक्टर में जब भी आपको दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिए रहते तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हो? डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। हाँ, उन दोनों वेक्टर के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो फर्स्ट वाले में सबसे पहले लैम्डा ए प्लस 2b का डॉट प्रोडक्ट आप ले लो कि 3a माइनस लैम्डा बी इक्वल टू 0। ये डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट करो। दूसरा मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, दोनों के बीच में एंगल भी आपको पता है। तो पूछा कि लैम्डा की कितनी वैल्यू होगी -1 से 3 में। इसके बाद आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है और फिर पता करना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या क्या आ रही है -1 से 3 में। ध्यान रखना -1 से 3 में चेक करना है, जल्दबाजी में लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट टिक मत कर देना, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, सेकेंड वाले में बोला गया है कि ए point A divides the line segment joining this and this internally in the ratio r/1, O is the origin। ये कर लो क्या सॉल्व सब लोग? यस सर, ऑप्शन डी। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे लोगे? ये 3a लैम्डा a डॉट 3a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 लैम्डा a डॉट a, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर। अगला आ जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर a डॉट b, फिर आ जाएगा आपका 2 3 6 b डॉट a, और लास्ट वाला आ जाएगा -2 लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान रखना a डॉट a क्या होता है? a स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर है तो ये 1 हो जाएगा, तो 3 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही है और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम आ जाएगा, प्लस वापिस से वही 6 a डॉट b कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम -2 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। cos π/3 की वैल्यू आप 1/2 रख सकते हो। सिंप्लीफिकेशन करोगे तो माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 -2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा बचेगा। सर हाँ बोलो। सर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सर कोफिशिएंट इनटू हो जाता है ना बस। वो तब होते थे जब आई कैप जे कैप और के टर्म्स, यहाँ पे तो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अगर मेरा वेक्टर आई कैप जे कैप और के के टर्म्स में दिया होता तो तब मैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 करता। यहाँ पे तो मेरे को डायरेक्ट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, अंडरस्टूड? a डॉट b ब्रैकेट्स को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे। तो यहाँ पे आपके पास प्लस लैम्डा बचेगा और ये लास्ट वाला लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे हो गया कांस्टेंट टर्म में बचेगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू आएगी, उन दोनों वैल्यू को आप चेक कर लेना कि -1 से 3 में कितनी वैल्यू आ रही है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पॉइंट ए डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू इंटरनली इन द रेशियो r/1, O इज द ओरिजिन, OQ डॉट OA, और इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो O आपका ओरिजिन है, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट था। एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हो -1 -1 2। अनदर पॉइंट है Q 5 5 10। ना पॉइंट A डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशियो r/1, P Q को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है। पॉइंट A डिवाइड्स इन द रेशियो r/1, P Q को डिवाइड कर रहा है r/1 में। अब आपको OQ तो ऑलरेडी दिया हुआ है, OQ आप निकाल सकते हो आसानी से, है ना? पोजीशन वेक्टर तो निकाल सकते हैं 5 5 के 5 j के 10 के। आपको OA निकालना पड़ेगा। तो OA निकालने के लिए आपको सिखा रखा है, आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? R वेक्टर इक्वल टू, जैसे मान लो अगर आपके पास ऐसा होता था, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये मान लो R वेक्टर है और ये रेशियो है m/n। तो m का मल्टीप्लाई करेंगे उसके अपोजिट वाले n a के साथ, n का मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ डिवाइडेड बाय m प्लस n। ऐसा होता है r इक्वल टू m इंटू a प्लस n इंटू b। अपोजिट याद रखना, इधर अगर लिखा हुआ तो उसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई होगा, इधर वाले का इधर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो यहाँ पे भी r, ये आपका मान लो OA वेक्टर है, तो OA वेक्टर आ जाएगा 1 इंटू OP वेक्टर प्लस R इंटू OQ वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेशियो आपका 1:r था। अब OP आपको पता ही है, OQ भी आपको पता है, यहाँ से OA वेक्टर R के टर्म्स में आएगा। तो यहाँ पे OA वेक्टर किसके टर्म्स में आएगा? R के टर्म्स में। फिर उसका आप डॉट प्रोडक्ट लोगे OQ के साथ। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अगला पता करना था OP
और OA का क्रॉस प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। अब ये भी मेहनत करनी पड़ेगी, पहले OA ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर OP का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, IJ के OP के मैग्नीट्यूड OA के मैग्नीट्यूड उसका आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो यहाँ पे आपके Yes, पास sir. थोड़ी सी बहुत कैलकुलेशन जाएगी, थोड़ा लेंदी जाएगा। एक कॉन्सेप्ट टफ नहीं था, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकलवाए गए हैं। हल्का से लेंदी जाएगा, लेकिन एक बार ट्राई जरूर कर लेना ये दोनों क्वेश्चन। और डाउट हो किसी को तो पूछते रहना। अगले 2 क्वेश्चन पढ़ो। किसी को भी डाउट अगर आता है तो आप खुद से आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है? बाकी लोगों का मत सोचना, अगर आपको डाउट है जल्दी से पूछ के आगे बढ़े। अब देखो, जब भी आपको ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर दिया रहता है तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है, क्या निकालना है? और ट्राइंगल की तीनों वर्टाइसेस भी पता है तो So OGC 2:1 से हाँ, centroid कर सबसे लेंगे। पहले आप सेंट्रोइड निकाल लिया करना। Yes, जब sir. भी आपको ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर दिया रहता है तो आप सबसे पहले सेंट्रोइड निकालने की कोशिश करना, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करो अगर यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, क्योंकि आपको ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर दिया हुआ है। तो सेंट्रोइड जो होता है वो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ऑर्थो सेंटर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है P + Q + R। सरकम सेंटर आपको दिया हुआ है αP + βQ + γR। ये सेम कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन में भी यूज होता है, आपको सिखा रखा है। सेंट्रोइड आप निकाल सकते हो तीनों वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को ऐड करके, मतलब कैपिटल P + कैपिटल Q + कैपिटल R डिवाइडेड बाय 3। यहां से आपके पास सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है? मतलब ये तीनों वर्टाइसेस के जो पोजीशन वेक्टर है इन तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3। तीनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ पे -P + 2P, P बचेगा, -Q कैंसिल हो जाएगा, Q बचेगा, और एक R बचेगा डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका सेंट्रोइड आ गया। अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे 2:1 का। जैसे ही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, फिर आप कोएफिशिएंट ऑफ P, Q और R को कंपेयर कर लेना। LHS RHS में P वेक्टर, Q वेक्टर और R वेक्टर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करके अल्फा बीटा गामा निकाल। क्या बात समझ में आ रही? किसी को डाउट हो? एनीवन? सर कोई समझ लाइन? में नहीं आया थर्ड वाला क्वेश्चन। क्या हुआ? सर समझ में नहीं आया थर्ड वाला क्वेश्चन। कहाँ पे समझ नहीं आया बताओ? सर यहाँ पे ओजीसी के बाद से। ओजीसी के बाद सेंट्रोइड निकाला। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 + x3/3 होता है। यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला? OP + OQ + OR। तो इन तीनों को ऐड कर दोगे, इसको 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 ऐड करो, तीनों को ऐड करने पे यही आएगा, डिवाइड बाय 3। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? OP + OQ + OR डिवाइड बाय 3। ये पता है? यस सर। इन तीनों का एडिशन करो, P, Q और R का एडिशन करो। क्या P + Q + R आ रहा है। वही लिखा है बस। अब इसमें कहाँ समझ नहीं आया बताओ? अंडरस्टूड? अब यस क्या सर। अब क्या अप्लाई करोगे? सेक्शन फॉर्मूला। O पता है, Yes, G पता है, C पता है, क्या अप्लाई करोगे? सेक्शन फॉर्मूला। जो G होगा, G को कैसे लिखोगे? 2 × C + 1 × O अपॉन 2 + 1। सेक्शन फॉर्मूला सबको समझ आ रहा है? 2 × C + 1 × O वेक्टर अपॉन
2+1 इससे g आ जाएगा। इसमें जैसी वैल्यू Yes, पुट अप sir. करोगे उसके बाद कंपेयर करना, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x p q and r, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ p q r। किसी को डाउट हो पूछ लो जल्दी से। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन 4 करो। ए पता है, बी पता है, सी कुछ एक रिलेशन दिया हुआ है, पूछा है इसका इसके पे प्रोजेक्शन कितना होगा। तो पहले आप ये वेक्टर पता करो, फिर ये वेक्टर पता करो, और ए प्रोजेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करो। जल्दी से ट्राई करो सब लोग। जिसने ऑलरेडी कर रखे हो वो टाइम वेस्ट मत करना बैठे रह के। अगर आपने पहले से सॉल्व कर रखा है तो आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करो जो बाकी है, ठीक है? टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत कीमती है। अगर आपके ऑलरेडी सॉल्व हो रखे तो पीछे पीछे के जो बाकी हैं क्वेश्चन उनको ट्राई कर लो। वेक्टर या 3D पीडीएफ ओपन करो अपने मोबाइल में और उनको सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि बैठे रहो के बाकी के वेट करेंगे, इसलिए आप अपना अपना सॉल्व करते रहो। बाकी सब्जेक्ट में भी कभी ऐसा हो कि कोई जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे तो आप दूसरा अपना सॉल्व करा करो। टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत कम टाइम बचा है। और जिसने सॉल्व नहीं किया है जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ए दिया हुआ है, डी को ए के टर्म्स में दिया हुआ है, ए क्रॉस i-2 के। ए मतलब 3i - j+2 के क्रॉस i-2 के। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ i j k 3 - 1 2 1 0 - 2, ये आपका बी वेक्टर निकलेगा। इस तो बी वेक्टर कितना निकलेगा? 2i कैप -6 माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 + 1 दैट इज के। ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है? ये सिंपल रिलेशन था, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना था तो बी वेक्टर आ गया। अब सी वेक्टर के लिए अगला वापस क्या बोला गया? बी के साथ के का क्रॉस करो, तो बी क्रॉस के, तो बी पहले लिख लेते 2i कैप + 8j के। बस कैलकुलेशन करवाइए, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था। आप खुद सोचो 2025 में आया हुआ है, इजी क्वेश्चन भी आएंगे किसी ना किसी चैप्टर के तो आएंगे इसी, बस आपको वहां पे ढंग से अटेम्प्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता ही है, एक के करके कर लो। ट्वाइस ऑफ i क्रॉस के, अब i का के साथ क्रॉस क्या होगा? माइनस का j, है ना? फिर 8 j क्रॉस के क्या आएगा? प्लस का i। आपको पता है ना साइक्लिक ऑर्डर i j के चलता है, तो k क्रॉस के क्या होता है? 0 होता है। अंडरस्टूड? और आपको नहीं समझ में आता तो फिर आप डिटरमिनेंट से निकाल लिया करो, डिटरमिनेंट ऑफ वो वाला i j के 281001, तो आ जाएगा 8i कैप -2j के। ये सी वेक्टर आ गया। अब बोला c - 2j का a पे प्रोजेक्शन,
ठीक है। सी माइनस 2j का ए पे प्रोजेक्शन, तो ये सी वेक्टर है, तो सी माइनस 2j कितना हो जाएगा 8i माइनस 4j। तो इसका प्रोजेक्शन लेना है आपको किस पे, ए पे। ए मतलब वही 3i माइनस j प्लस 2k, इसका इस पे प्रोजेक्शन। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए का बी पे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए का मतलब इन दोनों वेक्टर का सबसे पहले आप डॉट प्रोडक्ट करोगे न्यूमरेटर में, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 8 3 24, 4 1 प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यही होता है। और सॉरी ए डॉट है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे करोगे तो 8 इंटू 3 24, 4 माइनस 4 इंटू माइनस 1 1 हो जाएगा, और जे के का कंपोनेंट 0 डिवाइडेड बाय जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो हम इसका इस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो नीचे वाले के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। 9 प्लस 1 प्लस 4। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. कैलकुलेशन और आप देख लेना कहीं मिस्टेक हुई हो तो। क्लियर है? तरीका समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, Yes, कैलकुलेशन। sir. इसके बाद अगले 2 क्वेश्चन और थे, पांचवा छठा, ये भी 2025 के लिए सारे 2025 के क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में। ए बी सी 3 पॉइंट है इन एक्स वाई प्लेन, पोजीशन वेक्टर जिसका आपको पता है ओ ओरिजिन है ना, डिस्टेंस। अभी देखो एंगल बाइसेक्टर पे क्वेश्चन आया, अभी थोड़े दिन पहले आपको मैंने बताया था। इफ द डिस्टेंस ऑफ द सी फ्रॉम द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन ओ एंड ओबीसी, देन फाइंड द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। पहले कॉन्सेप्ट क्या था एंगल बाइसेक्टर का, आपको मैंने क्लास में बताया था। जैसे अगर ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, तो वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, ये आपका मान लो एंगल बाइसेक्टर वाला है, तो वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर क्या अज्यूम करते हैं, बताओ। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर अज्यूम करना क्या सिखाया था, ये पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोला है क्लास में, फॉर्मूला भी लिखवा रखा है। थोड़े दिन पहले भी आपका टेस्ट डिस्कशन में भी कुछ टाइम पहले आया था ये क्वेश्चन। अब ये बार बार भूलना नहीं, अगर आप भूल रहे हो तो कहीं लिखो ऐसी जगह जहां पे रिवाइज कर सको डेली बेसिस पे, क्योंकि ये पता होना चाहिए, सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए वेक्टर बी है, तो वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, मैग्नीट्यूड में पता नहीं है तो लैम्डा टाइम्स ले लेना ए कैप प्लस बी कैप, ये भूलना मतलब। ए वेक्टर पता, अब आपको किसके अलोंग, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर, सॉरी कहां गया आपका ये, हाँ, ओ ए बी सी के आपको पोजीशन वेक्टर गिवन, द सी इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन O and OB. The distance of the point C from the line bisecting the angle O and OB. तो देखो OA और OB, अब यहाँ पे लाइन के बारे में बोला गया, एक लाइन जो कि एंगल बाइसेक्टर के अलोंग है, उस लाइन का पॉइंट C से डिस्टेंस दिया हुआ है, उस लाइन का पॉइंट C से डिस्टेंस दिया हुआ है। तो मुझे ये बताओ लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, 2 कंडीशन, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर है ना। तो पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। पॉइंट क्या है बताओ, इस लाइन की मुझे इक्वेशन लिखनी है, तो कोई पॉइंट पता है आपको? नो सर। क्यों नहीं पता, देखो ध्यान से, कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, ओए यही तो लाइन है, फिर क्यों नहीं पता पॉइंट। 0,0,0 और पैरेलल वेक्टर क्या है, वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, जो भी हमने लिखा है लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। तो ये पॉइंट है, ये पैरेलल वेक्टर है, इन दोनों की मदद से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस x1 बाई ए, जहां पे x1 y1 z1 क्या होते हैं पॉइंट, और abc क्या होते हैं पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस, और x1 y1 z1 इज द पॉइंट। पॉइंट यहाँ पे 0,0,0, तो x1 y1 z1 की जगह 0 0 आ जाएगा,
और एबीसी की जगह यहाँ पे ये जो भी वेक्टर आएगा उसके आई कैप जे कैप और के कंपोनेंट। अंडरस्टूड यहाँ तक? देखो आपको पहले लाइन की इक्वेशन लिखनी थी, पॉइंट ओरिजिन था, पैरेलल वेक्टर क्या था, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। तो वेक्टर एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जो वेक्टर होता है उसको कैसे लेते हैं, लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, भूलना मत आज के बाद। वेक्टर एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जो वेक्टर होता है क्या होता है, लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। अब आगे आपको बोला क्या है, पॉइंट सी का इस लाइन से डिस्टेंस। अब पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी कहां पे, ये रहा, जिसके पोजीशन वेक्टर क्या है, ए और 1 माइनस ए। इसका इस लाइन एल से, ये जो लाइन एल आएगी, इससे डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 9/√2। मान लो ये पॉइंट है सी। 3D में डिस्टेंस कैसे निकालते थे, एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में? सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के। हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सी और डी, मान लो ये डी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता करोगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका बहुत सिखा रखा है, बहुत डिटेल में कहा भी था, बहुत ज्यादा Circular इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सबसे पहले पॉइंट डी अज्यूम करोगे लाइन के ऊपर, फिर सी डी डॉट बी इक्वल टू 0 करके वो डी निकाल लोगे। जैसे डी निकलेगा सी डी को इक्वेट कर दोगे 9√2 से, यहां से आपके पास लैम्डा आ जाएगा। अंडरस्टूड? या फिर जो भी पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे आपको वेक्टर अलोंग चाहिए, आप लेमडा मत यूज करना, क्योंकि अगर आप लेमडा यूज करोगे तो अननोन बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको अलोंग वेक्टर कोई भी मैग्नीट्यूड चलेगा। वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर चाहिए, तो आप AK प्लस BK भी ले लेना, क्योंकि आपको डायरेक्शन रेशियो से मतलब है, तो लेमडा 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 वैसे भी कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो में लेमडा 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 कट हो जाएगा ना, इसलिए आप AK प्लस BK भी ले लेना, ताकि आपका अननोन कम रहेगा। जनरल बाकी केस में हम क्या लेते हैं, लेमडा टाइम्स AK प्लस BK को फिर मैग्नीट्यूड निकाल के लेमडा पता करते हैं। यहाँ पे सिंस मुझे लाइन की इक्वेशन लिखनी थी तो डायरेक्शन रेशियो से मतलब था, तो डायरेक्शन रेशियो में लेमडा वैसे भी कैंसिल हो रहा था, यहाँ पे लेमडा मत लिखना। लाइन की इक्वेशन, अब सारा अननोन सिर्फ एक ही है यहाँ पे, ए, फिर आपके यहाँ से ए की पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी, जो भी ए में क्वाड्रेटिक आएगी। अगर आप मान लो अगर ए में क्वाड्रेटिक आई तो सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए क्या हो जाएगा, -b/a। अंडरस्टूड? बोलो। Yes, ठीक sir. है, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको घर पे जाके वापस से ट्राई करना है, इसलिए क्वेश्चन क्लास में कराया जा रहा है। क्वेश्चन 6 ट्राई करो जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है 6 भी, प्रॉपरली ट्राई करो।
चलो सीखो। अच्छा मुझे मैं ये बताओ, ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। बी और सी के परपेंडिकुलर कोई अगर वेक्टर है उसको क्या अज्यूम करेंगे? अब वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड सी कैसे अज्यूम करोगे? वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, बताओ, ये पता होना चाहिए। बी और सी के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर अगर अज्यूम करना तो क्या अज्यूम करोगे? सर बी क्रॉस सी। हाँ लेकिन वो तो एक कोई जनरल वेक्टर आएगा, आपको उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है, तो क्या अज्यूम करोगे? ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। यस। ध्यान रखना है, Yes, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ही तो होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब यही तो सिखाया था। क्या था क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब? क्रॉस प्रोडक्ट से हमको एक वेक्टर मिलता है जो कि दोनों गिवन वेक्टर से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यस सर। तो लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया ये यूनिट वेक्टर है, तो फिर आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1 कर दोगे तो वहां से आपके पास लैम्डा आ जाएगा, मतलब वेक्टर ए आ जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। तो पहला स्टेप तो ये करना है आप। अगली लाइन पढ़ो। मेक्स एन एंगल, अच्छा एक मिनट रुको। ए के विद यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी एंड मेक्स एन एंगल। अच्छा हाँ, यहां से हो सकता है लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस दो में है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अप अपवर्ड की साइड भी हो सकता है, डाउनवर्ड की साइड भी, इसलिए उन्होंने एक कंडीशन और दी है कि वो वेक्टर इस वेक्टर के साथ इतना एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो आपको एक कंडीशन का और यूज करना पड़ेगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला। जैसे मान लो ये आपका वेक्टर है डी, इसको डी मान लिया, तो ए और बी के बीच में, ए और डी के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ डी। और कॉस थीटा कितना दिया हुआ है? -1/3। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कौन सी लेमडा की वैल्यू लेनी, मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव। इसका भी मैं सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा आपको। एक बार आपको इसके बाद फिर आपको ए कंफर्म हो जाएगा कि ए क्या आएगा। फिर आगे बोला कि ए मेक्स एन एंगल π/3 विद दिस। तो मान लो ये वेक्टर है आर, अब यहाँ पे एंगल π/3 बन रहा है, तो वापस कॉस का फॉर्मूला, दो वेक्टर के बीच में एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। ए कैप डॉट आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अंडरस्टूड? तो यहाँ से आपके पास ये अल्फा पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? एक बार इसको ध्यान से देख लो, यस इसको सर। मैं कैलकुलेशन आपको वापस दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे दो कंडीशन कौन सी है। एक सेकंड को, हाँ बोलो। देखो बी क्रॉस सी करोगे तो आपके पास एक वेक्टर आएगा, हाँ है ना? बी क्रॉस सी तो कर लोगे सब लोग। यस सर। यस सर। अब देखो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, वो बी 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 क्रॉस सी भी हो सकता है, सी क्रॉस बी भी हो सकता है ना, दो तरह के वेक्टर आ सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस अपवर्ड सर। भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है ना? मतलब बी और सी के परपेंडिकुलर दो वेक्टर होते हैं, एक अपर की साइड और एक उसके जस्ट अपोजिट साइड। अब हमें पता नहीं कौन सी साइड लेना है, इसलिए हमको एक कंडीशन और दी हुई है। दो कंडीशन देने का कारण ये था, एक तो हमको क्या गिवन है? मैग्नीट्यूड 1 है, तो अब मैग्नीट्यूड को 1 से इक्वेट करना लास्ट में, ठीक है। तो ये बाद में कर लेना मैग्नीट्यूड को, पहले तो आप लैम्डा टाइम्स ये करने के बाद इसमें पुटअप कर देना ताकि आपको पता चल जाएगा कौन सा लैम्डा लेना, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला। उसके बाद फिर उसका मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। ए वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर आने के बाद उसका मैग्नीट्यूड 1 कर देना। अंडरस्टूड? यस। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन जरूर करना, नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लेना, इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। अगला देख लो, एक बार बस कॉन्सेप्ट सीखते जाओ जल्दी जल्दी। अगला पढ़ो 8th वाला।
ठीक है, वेक्टर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया, डी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। वापिस से डी क्या है, ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो क्या मानोगे डी को? बोलो बोलो, अभी सिखाया था डी ए और lambda times a cross b. lambda time a cross ए क्रॉस बी। वेरी गुड। अब लैम्डा निकालने के लिए एक कंडीशन दे दी आपको, सी डॉट डी इक्वल टू 12। जैसे यहाँ पे लैम्डा के टर्म्स में डी वेक्टर आएगा, इसके बाद इसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 12 के बराबर कर देना, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। अंडरस्टूड? yes sir Yes sir. तो आपको डी वेक्टर पता चल जाएगा। आगे बोला गया है इसकी वैल्यू पता करो। अब तो आसान है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। Yes सी sir. क्रॉस डी पता कर लेना, फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना। अंडरस्टूड? पहले सी क्रॉस डी Yes. पता कर लेना, आपको सी पता है, डी ऑलरेडी आप निकाल चुके, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। तो ये देखो सिंपल वेक्टर प्रोडक्ट पे क्वेश्चन है। अगले में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी इज अ वेक्टर। हाँ देखो, ये मैंने कहा था ना बहुत स्टैंडर्ड, एक क्लास में मैंने बहुत जोर दिया था इस तरह के क्वेश्चन पे, और मैंने कहा था इस वेराइटी पे क्वेश्चन आते हैं। मैंने बताओ क्या सिखाया था, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या बताया था? डी क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करोगे, सर उसको RHS की साइड पे ले जाएंगे और हाँ, बी इसको- वेक्टर कॉमन निकाल लेंगे। इसको पहले इधर भेज दो, इसको इधर भेज दोगे। अब देखो बी वेक्टर दोनों तरफ में सेकंड नंबर की तरफ है, तो बी वेक्टर कॉमन निकल सकते हैं। yes sir ब्रैकेट में क्या बचेगा, डी माइनस सी। a minus c अब आपके यहाँ पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो आपको क्या सिखाया था, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 मतलब वो वेक्टर कैसे होंगे? Parallel. parallel Sir parallel होंगे. ध्यान रखना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब परपेंडिकुलर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 मतलब पैरेलल, पैरेलल मतलब कोलिनियर। और yes अगर sir एक वेक्टर दूसरे का कोलिनियर होता है तो एक वेक्टर को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता है। Yes sir. yes sir व्हेन वन वेक्टर इज कोलिनियर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डी माइनस सी। अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो डी माइनस सी वेक्टर बी के पैरेलल होगा, पैरेलल या कोलिनियर होगा। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो एक वेक्टर को दूसरे का लैम्डा, अब लैम्डा ऑलरेडी यूज कर चुका तो म्यू ले लेते हैं, म्यू टाइम्स बी वेक्टर। ध्यान रखना, दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल है तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है। ध्यान रखना। और कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, अगर मान लो आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में गिवन हो, वो बोला है दोनों वेक्टर कोलिनियर है, तो क्या करोगे, आई कैप का रेशियो, जे कैप का रेशियो, केप का रेशियो आपस में इक्वल होता है। ध्यान रखना। तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी प्लस म्यू टाइम्स बी। कोलिनियरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो यहाँ से डी वेक्टर आ जाएगा म्यू के टर्म्स में। अब म्यू निकालने के लिए वापस एक कंडीशन दे दी, डी डॉट ए इक्वल टू 24। तो जो आंसर आएगा उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ से म्यू आ जाएगा, म्यू आ जाएगा तो डी वेक्टर आपके पास कंप्लीटली आ जाएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। अंडरस्टूड? Yes sir. ठीक है, देखो इस वेराइटी के क्वेश्चन अगर आते हैं वेक्टर से तो छोड़ के मत आना। अच्छा मुझे ये बताओ, तीन वेक्टर कोप्लेनर, इसकी कंडीशन क्या होती है? ये मान लो कोई प्लेन है, इसके अंदर तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये कोप्लेनर है, मतलब तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लग रहे हो। इसकी कंडीशन क्या होती है? ये तो हाईली इंपॉर्टेंट है।
क्लास में तो लिखा रखा है नोट। थ्री वेक्टर के कोप्लेनर की कंडीशन क्या थी, तब तक आंसर आ जाना चाहिए था। इसको भी लिखो कहीं ना कहीं पे ऐसी जगह जहां बोलो नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है। बॉक्स प्रोडक्ट नहीं समझते हो, बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। और बॉक्स प्रोडक्ट निकालते कैसे, डिटर्मिनेंट हो सबसे पहले ए के कोफिशिएंट A1 A2 A3, फिर बी के कोफिशिएंट B1 B2 B3, फिर सी के कोफिशिएंट C1 C2 C3 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. ये ध्यान रखना प्लीज, ये काफी हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार भूलना नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कोलिनियरिटी, तीन वेक्टर के कोलिनियरिटी की कंडीशन। अच्छा मुझे बताओ, दो लाइंस के कोप्लेनरिटी की क्या कंडीशन होती है? ये तीन वेक्टर हो गए, अगर मैं बात करता हूँ दो लाइन, ये मान लो लाइन L1 है और ये कोई दूसरी लाइन है L2, इसकी कंडीशन कैसे निकालोगे? कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन, बताओ। आप लोग अगर वेक्टर 3D भी रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो आपके बोर्ड्स में भी है ना, स्कूल में तो पढ़ाया होगा, और हमने तो लेक्चर कितना लिया था डिटेल में। वेक्टर 3D जैसा सबसे हाईएस्ट इजी और स्कोरिंग चैप्टर है, उसको आप ढंग से नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी बहुत। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस? उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा, ये भी लिखाया था। 3D बहुत छोटा चैप्टर है, चार तो फॉर्मूले हैं, पूरा प्लेन डिलीट हो चुका है। लास्ट पहले 2 साल पहले तो प्लेन भी था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का न्यूमरेटर पार्ट क्या होता है? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। ये 0 से इक्वेट करोगे, ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ध्यान रखना, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन, नहीं याद है तो लिख लो अब इसको। तीन वेक्टर के कोप्लेनर की कंडीशन, बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। दो लाइंस का कोप्लेनर मतलब उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, उसको 0 से इक्वेट कर दो। और दो वेक्टर कोलिनियर, ए एंड बी आर कोलिनियर, कोलिनियर की कंडीशन उनके आई कैप जे कैप और के कैप के रेशियो आपस में इक्वल करना। A1 by यस A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। The ratio of I cap, J cap and K cap will be equal। ये भूलना मत। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आ गया तो आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. और देखो 3D में तो जितने क्वेश्चन आपको करा रखे ऑलमोस्ट सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है। एक लाइन का एक पॉइंट से ये टू लाइंस कोप्लेनर के लिए या फिर कोलिनियर के लिए? कोप्लेनर, कोलिनियर थोड़ी। कोलिनियर हम वेक्टर में डिस्कस करते हैं, लाइन थोड़ी कोलिनियर डिस्कस करते हैं। लाइन या तो पैरेलल होगी, इसकी होगी, या तो इंटरसेक्टिंग होगी। ध्यान रखना है। देखो ये कुछ 3D के क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करा देता हूँ सब में तरीके क्या क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। सबसे पहले क्वेश्चन 16 देख लो। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस जो कि इस पॉइंट से पास कर रही इसके पैरेलल है, तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिख लोगे। लाइन की इक्वेशन लिखने के बाद एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद आया ना, बोलो। यस 17 में देखो, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस। और देखो लाइन का लाइन पे प्रोजेक्शन, ये मान लो पॉइंट से कुछ ए बी सी डी, तो ये मान लो ए बी कोई लाइन है, ये सी डी कोई लाइन है। तो एक लाइन का लाइन पे प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा?
सर वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर सी डी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर सी डी। हाँ, ये भी कर सकते हो। इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करके प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। 18 सर पॉइंट ए इज अ प्रोजेक्ट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। दो लाइन का इंटरसेक्शन निकालना आता है? ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास में सिखाया था। लाइन L1 है, लाइन L2, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? सर दो मतलब इक्वेशन लेमडा से इक्वेट करेंगे ना, तो उसको लेमडा से, इसको म्यू से, तो तीन इक्वेशन से फिर निकाल लेंगे वो। हाँ, वेरी गुड। इसको लैम्डा से इक्वेट करना, इसको म्यू से इक्वेट करना, तो आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट आएगा लैम्डा के टर्म्स में, यहाँ पे एक्स वाई जेड आएंगे म्यू के टर्म्स में। यहाँ पे आएगा पॉइंट लैम्डा के टर्म्स में, यहाँ पे आएगा म्यू के टर्म्स में, और फिर आपस में इनको इक्वेट कर देना। तीन इक्वेशन, दो वेरिएबल है, तो पहली दो इक्वेशन से सॉल्व करके लैम्डा और म्यू आ जाएगा, फिर उसको थर्ड वाले में सेटिस्फाई करके देख लेना। अंडरस्टूड? यस सर। फिर आगे बोला बी एंड सी आर द पॉइंट ऑन लाइन L1 एंड L2 सच दैट ए बी और ए सी बराबर है। तो बी और सी पहले पॉइंट अज्यूम कर लेना, फिर उसका ए से डिस्टेंस बराबर करना, ठीक है। अंडरस्टूड? यस Yes, सर। sir. 19 में इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, ये भी सिखा रखा है। अगर मेरी लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो मेरी लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या होगा? अगर कोई लाइन इन दो लाइन से परपेंडिकुलर है तो उसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा? मान लो इसका पैरेलल वेक्टर है b1, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है b2, तो गिवन लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या होगा? सर लैम्डा टाइम्स ऑफ r1 into r2। नहीं, यहाँ पे लैम्डा नहीं करना, पैरेलल वेक्टर चाहिए ना आपको, तो डायरेक्ट b1 क्रॉस b2, r1 क्रॉस r2। b1 क्रॉस b2, r1 लाइन है, ओके सर, b1 क्रॉस b2। लाइन को थोड़ी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। अंडरस्टूड? कभी भी दो लाइन के परपेंडिकुलर अगर आपको कोई पैरेलल वेक्टर चाहिए, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है b1, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है b2, और आपकी लाइन अगर दोनों से परपेंडिकुलर है तो आपकी लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या होगा? b1 क्रॉस b2। याद रखना, ये क्लास में क्वेश्चन कराया होगा, क्लास नोट्स भी रिवाइज कर लोगे तो भी जेई निकल जाएगा। वही भूल रहे हो, ये सारे क्वेश्चन क्लास में कराए हुए हैं। अगर क्लासेस आपने रेगुलरली अटेंड करी है और अगर नोट्स भी ढंग से रिवाइज कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो क्लास में कवर ना हो। इफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड, तो आपको पॉइंट पता है पैरेलल वेक्टर b1 क्रॉस b2, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, फिर उस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर लेना था, एबीसी जो भी पूछा आ जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। एरिया ऑफ द ट्राइंगल Yes, फॉर्म sir. बाय द लाइन दिस दिस एंड दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया है। तीन लाइन की इक्वेशन गिवन है, पूछा है उससे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? लाइन 1, लाइन 2 मान लो, और लाइन 3, L1 L2 L3, इससे कोई ट्राइंगल बन रहा है तो उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकले? सर पहले L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, L2 L3 का, L3 L1 का, एंड देन उस पॉइंट से सर उसका वो एरिया निकालेंगे। हाँ, वो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लेंदी जाएगा, थोड़ा सा। और कोई तरीका सोच रहा है क्या? ठीक है, यही कर लेना। L1 और L2 देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं बनेगी क्योंकि इक्वेशन इतनी टफ नहीं है, आसान है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करने के बाद कोई भी दो वेक्टर निकाल लेना। जैसे मान लो ये वेक्टर है A B और C,
तो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। अंडरस्टूड? यस सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, उससे आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, एक ये और बाकी शॉर्टेज डिस्टेंस का तो पता ही है आपको, किस्मत अच्छी हुई डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आगे शॉर्टेज डिस्टेंस का, तो बस कैलकुलेशन एरर मत करके आ जाना। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत श्योर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज निकालना, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी और ये चीजें बस। शॉर्टेज डिस्टेंस में तो बार बार हर साल पूछा ही जा रहा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इन चीजों का बस ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो गलती नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, शॉर्टेज sir. डिस्टेंस तो ऑलरेडी मैंने बहुत क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। अच्छा, कभी आपको बोलता है कि अगर ये लाइन, दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो के की वैल्यू बता दो, कैसे करोगे? इफ द टू सर लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। नहीं आपको ऐसा बोला हुआ है, दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, उसमें एक अननोन है के, बोला इफ द टू लाइन इंटरसेक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो क्या करोगे? टाइम लगा रहे हो तो फिर क्या ही रिवाइज किया आप लोग, जबकि मैं 3-4 दिन से बोल रहा हूँ वेक्टर 3D पढ़ के आना। बहुत गंभीर स्थिति है आप लोगों की। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर, ये वाला क्वेश्चन, द टू लाइन इंटरसेक्ट, के की वैल्यू बताओ। सर शॉर्ट डिस्टेंस 0 आ जाएगा। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 0। आंसर हाथों हाथ आना चाहिए था अगर रिवाइज होता। अंडरस्टूड? यस नहीं बताया आपको क्लास में क्या? यस बताया। तो फिर इंस्टेंट आंसर आना चाहिए ना, सोच के इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। एक ही तो कंडीशन है, दो लाइन इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0। देखो अगर आप वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये चैप्टर अगर आप नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत है फिर, क्योंकि बाकी चैप्टर तो ऑलरेडी हार्ड है। सबसे इजी चैप्टर में जो चैप्टर आता है 3D आता है, उस इजी चैप्टर को भी अगर आप मैथ्स में छोड़ दोगे तो फिर बाकी चैप्टर में तो पता नहीं क्या हल होगा आपका। और ऑलरेडी आपको वर्कशीट बहुत सॉर्टेड करके दी हुई है, और आपको और छोटी वर्कशीट चाहिए, आपने वो नहीं कर रखे हो तो भी मांगना। नहीं तो क्लास के नोट्स ही कम से कम, क्लास के नोट्स में जो क्वेश्चन कराए उन्हीं को रिवाइज कर लो एटलीस्ट। दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट कर दे इनका डॉट प्रोडक्ट, सर, उन दोनों सर लाइन की सर उन क्वेश्चन वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे ना। क्या करेंगे? दो लाइंस के बीच में एंगल का कॉन्सेप्ट क्या था? क्लास में एक लाइन लिखाई थी, एंगल बिटवीन टू लाइंस, कैसे निकालते दो लाइंस के बीच में एंगल? सर उनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। लाइंस का कैसे डॉट प्रोडक्ट करोगे आप? ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करें बताओ? यहाँ पे लाइन आपके सामने, दो लाइंस की इक्वेशन गिवन, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करूंगी? सर इसके जो हमें वो 2, 3, 4 गिवन आएंगे वो डायरेक्शन रेशियो आएंगे पैरेलल वाले के, तो उस पैरेलल वेक्टर के दोनों 2, को 3, 4 क्यों होंगे डायरेक्शन रेशियोस? सर हाँ, इन दोनों के पैरेलल वेक्टर से निकाल सकते हैं हम। यही कॉन्सेप्ट आप एंगल लिखो, इसको अपने अपने कॉपी में, एंगल बिटवीन टू लाइंस is equal to angle between their parallel vector। बताओ पैरेलल वेक्टर क्या है इन दोनों लाइन का? फर्स्ट वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर बताओ। सर 1/2 1/3 -1 1/2 1/3 और -1, -1/3 होगा ना। और लाइन 2 का पैरेलल वेक्टर
1/6 -1 -1/4। देखो ध्यान से, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? 2x से तो x नीचे चल जाएगा 1/2 और ऊपर कुछ भी नहीं तो सबस्ट्रैक्ट में -0। 3y तो ऊपर y और नीचे क्या चल जाएगा? 1/3 और ऊपर z है तो नीचे क्या आ जाएगा? माइनस में। तो पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएंगे? 1/2 1/3 -1। यहाँ पे ऊपर 6 है तो x -0/1/6, यहाँ पे y अपॉन -1 और z अपॉन -1/4 -0। अंडरस्टूड? तो पॉइंट हो गया ओरिजिन और पैरेलल वेक्टर क्या होगा? ये तो दो लाइंस के बीच में एंगल, मतलब एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर। अब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हमें आता है। यस इसके लिए एक फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पे a डॉट b की जगह b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2। तो अगली बार अगर कोई पूछता है कि दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालना है तो क्या जवाब दोगे? दो लाइंस के बीच में एंगल मतलब उसके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल, और Yes. दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। तो ये आपका आंसर इंस्टेंट आना चाहिए। यस डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? सर cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/3 एंड cos इनवर्स -1। इसका नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मल पूछ रहा हूँ। व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन? कॉन्सेप्ट क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? सर cos इनवर्स ऑफ LMN। नहीं, आप कैसे समझाओगे? डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली होता क्या है? एलिमेंट तो उसका अपना नाम दिया हुआ है। सर उस वेक्टर का जो एंगल बना रहा है वो x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस से। हाँ, अगर कोई Yes. वेक्टर या कोई लाइन, ये लाइन का पैरेलल वेक्टर x के साथ, y के साथ और z के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है। फॉर एग्जांपल अ वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद x एक्सिस, बीटा विद y एक्सिस, गामा विद z एक्सिस। तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ दैट लाइन। अंडरस्टूड? यस सर यस सर। या फिर वो वेक्टर, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? मान लो कोई वेक्टर दीजिए 2i के, 3j के, 5k के, इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालूंगा? कोई वेक्टर मान लो आपको दे दिया, उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे? सर वेक्टर क्या गिवन होगा? वो a अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड उसका। तो आपको उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना है, और जो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट है, वही आपके क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन आई कैप, गिवन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद आई कैप और जे कैप और के कैप के जो कोएफिशिएंट है वही आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। अंडरस्टूड? यस सर Yes, और sir. इसमें रिलेशन होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ध्यान रखना। क्लियर? यस सर यस सर। Yes, sir. ठीक है। देखो नोट्स रिवाइज कर लो अच्छे से, नहीं समझ में आते हो तो, और नोट्स अगर नहीं रिवाइज कर पा रहे हो, शॉर्ट नोट चाहिए तो वो भी मांग लो। एक मैं एक आज आपके मैथ्स के डाउट डिस्कशन ग्रुप में, देखो आपका अगर मैथ्स दिक्कत आ रहा है तो 5 ऐसे चैप्टर जो कि हाईली इजी और इम्पोर्टेंट है, उसके हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स और कुछ सिलेक्टेड पीवाईक्यू की, वो पहले भी शेयर किया था, वो वापस शेयर करूंगा मैं। एटलीस्ट उनको आप ट्राई कर लेना। अंडरस्टूड? बिगाड़ो मत मैथ्स। यस सर। अच्छा ईमानदारी से बताओ, या तो अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो मैंने पढ़ाने में कहीं दिक्कत कर दी? नो सर। No, sir. तो फीडबैक दे Yes. देना मुझे अलग से मैसेज करके कि सर आपने बरोबर नहीं पढ़ाया, बाकी तो हमारे दूसरे सब्जेक्ट में तो अच्छी नंबर आते हैं, मैथ्स में नहीं आते। ठीक है? नो सर। तो थोड़ी और मेहनत कर लेना, अभी भी हमारे पास 15 दिन है। जितना सपोर्ट चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट आप बता देना कि सर ये करवा दो।
अब अगले नेक्स्ट आगे आने वाली क्लासेस में हम क्या क्या करेंगे उसका मैं प्लान बना लेता हूँ आज रात को। आपके लिए क्या बेस्ट होगा वो प्लान मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। अच्छा एक चीज और, हो सकता है आपके स्कूल में प्री बोर्ड हो, प्रैक्टिकल हो, कुछ ना कुछ चीजें चलती रहेगी, लेकिन आपके पास ये 15 डेज आपके हाईली इंपॉर्टेंट है। वहां पे एज अ फॉर्मेलिटी करके कुछ भी करके आ जाओ बस। थोड़े बहुत प्री बोर्ड में नंबर कम भी आ गए, टीचर ने कुछ बोल भी दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जेई का स्कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हाईली मैटर करता है। क्योंकि आपके पास देखो मैंने आपको हर बार समझाया, फरवरी का पूरा महीना खाली रहेगा, ना कोई अवंती की क्लास चलेगी, ना स्कूल जाना रहेगा। आपके पास पूरे दिन भर में 10 घंटे, पूरा महीना 10-10 घंटे पढ़ोगे तो पूरी बोर्ड आसानी से निकल जाएगी। हाँ है ना? यस सर। ठीक है। यस जेई देने के बाद, जेई देने के बाद आप जब फुल सिलेबस ऑलरेडी आपका एक ही बार रिवाइज हो गया तो फिर आप पूरा फरवरी महीना बोर्ड्स भी पढ़ोगे तो भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन ये जनवरी अटेम्प्ट का चांस वापस नहीं मिलेगा। इसलिए बोर्ड्स के चक्कर में, स्कूल के चक्कर में, बाकी चीजों के चक्कर में इस चांस को मिस मत करो। आपका एक एक दिन का एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है। इसलिए जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो, शांति से सोचो, शांत मन से कि मुझे अब करना क्या है, अगले 15 दिन में ऐसा क्या इफेक्टिव करूं ताकि मेरा तीनों सब्जेक्ट बराबर जाए और ओवरऑल स्कोर मेरा सुधर जाए, कैसे भी करके कट ऑफ क्लियर हो जाए, एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाए। क्योंकि आपको कट ऑफ तो क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बिना आगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। नहीं तो फिर कट ऑफ एटलीस्ट क्लियर कर लो, थोड़े अच्छे एक्स्ट्रा नंबर लाओगे तो और सिक्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो उस पर काम करो। आप हर बार एक मॉक टेस्ट देते ही हो, आपको पता है कि कहाँ पे गलतियां हो रही है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। थोड़े ही सर बच्चे कितने आए, पे होते कट ऑफ? अब तो 2-3 1-2 टेस्ट ही बचे आई थी। यस कितने सर। बच्चे है ना, थोड़े ही टेस्ट बचे हैं, उसको अब ढंग से दे लो। आखिरी आखिरी की टेस्ट है, देखो कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट आ सकता है, थोड़ा स्कोर बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, चीजें जो सर भूल कट गए ऑफ हो। क्लियर कितने पे होती है? क्या हुआ? कट ऑफ क्लियर कितने पे होती है? कट ऑफ डिपेंड करता है अलग अलग कैटेगरी पे, हर साल कट ऑफ बढ़ता भी जा रहा है थोड़े थोड़े परसेंटाइल से। ठीक है, अगर जो बच्चा SC ST कैटेगरी में है उसको कम से कम 40 से 50 नंबर का टारगेट रखना, कट ऑफ के लिए बता रहा हूँ। 40 से 50 क्वेश्चन मतलब 10 से 12 क्वेश्चन, तीनों सब्जेक्ट मिला के 15 क्वेश्चन, एटलीस्ट तीनों सब्जेक्ट मिला के 15 क्वेश्चन। जो बच्चा SC कैटेगरी का है उसको 20 क्वेश्चन कम से कम टारगेट करना है। जो बच्चा OBC और EWS कैटेगरी में आते हैं उनको 25 क्वेश्चन मिनिमम टारगेट करना है, 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में, 26-27। जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है उसको 30 से 35 क्वेश्चन टारगेट करने होंगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए, एटलीस्ट 30 से 35 क्वेश्चन। अंडरस्टूड? सारे सब्जेक्ट मिला के। अब 30 यस से सर। 35 क्वेश्चन मतलब अगर केमिस्ट्री में 12 सही कर लो या 12 से 15 एटलीस्ट टारगेट करना पड़ेगा अगर आपका केमिस्ट्री इजी है तो। फिजिक्स में 8 से 10 क्वेश्चन, मैथ्स में 6 से 7 क्वेश्चन, एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो SC का आता है लगभग 10 से 12 या 15 क्वेश्चन, SC कैटेगरी को 15 से 20, OBC EWS का 20 से 25 और फिर आगे 30 से 35। अंडरस्टूड? यस। ऐसे यस सर। तो आपको अपना जो भी है, लेकिन ये सिर्फ कट ऑफ है। कट ऑफ क्लियर करना डज नॉट इम्प्लाई यू आर गेटिंग अ कॉलेज और अ सीट। थोड़ा आपको ऊपर ढंग का इसको लाना पड़ेगा। ठीक है, कट ऑफ क्लियर करने का मतलब ये होगा कि चलो आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो। कभी कभी ये भी होता है कि मान लो आपका मेंस का स्कोर इतना अच्छा नहीं आया और आपने सिर्फ जस्ट कट ऑफ क्लियर कर लिया और आपने एडवांस में अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आपको IIT भी मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आप थोड़े और सुधर जाओ और अगले फिर मार्च अप्रैल मई 3 महीनों में आपने बहुत मेहनत कर ली और एडवांस का रिजल्ट सुधर गया तो आपका IIT मिल जाएगा। लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर आप मेंस में करो ताकि आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले, अच्छी से अच्छी ब्रांच मिले। अंडरस्टूड? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, CUET का भी फॉर्म निकल चुका है और मैं यस सर। रेकमेंड करूंगा, CUET इज ऑल्सो वेरी गुड नेशनल लेवल एग्जाम। काफी अच्छे अच्छे कॉलेज उसमें भी गवर्नमेंट ने जोड़ दिए हैं और बहुत ज्यादा मतलब बहुत चीजें इसमें मर्ज कर दी। पहले बहुत सारे स्टेट अलग अलग इंडिविजुअल एग्जाम लेते थे, लेकिन अब CUET के थ्रू एक सिंगल एग्जाम कर दिया है। तो CUET इज ऑल्सो एन गुड बैकअप ऑप्शन
जिसका पेपर का लेवल कंपेरेटिवली इजी होता है, उसमें सिर्फ 12th का पोर्शन आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा जिन बच्चों का थोड़ा अगर जेई में एकेडमिक्स एवरेज या वीक है, तो वो बैकअप के लिए सीयूईटी का फॉर्म जरूर भर देना, ताकि आपको कहीं ना कहीं अच्छा सीयूईटी के थ्रू अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, उसके भी आगे अच्छे करियर ऑप्शन है। उसका डेट्स वगैरह देख लेना, वेबसाइट पे चले जाना, या फिर अपने जो स्टूडेंट मैनेजर है उनको कांटेक्ट करके अपना फॉर्म फिलअप वगैरह करवा लेना। अंडरस्टूड? यस सर। लेकिन भर देना, अच्छा ऑप्शन होता है सीयूटी में, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारे मिल जाते हैं, बीएससी एमएससी, और अब कुछ कुछ में बीटेक के भी ऑप्शन आ जाते हैं। तो एंड कंपेरेटिवली 12th का ही आता है उसमें, और लेट आएगा एग्जाम, आपका जेई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है? लेकिन टाइम से पहले भर देना, फॉर्म निकल चुका है। ओके ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे क्या करेंगे शेड्यूल में आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? यस सर। रिवाइज कर लेना।